नमस्कार। जनता सरकार मोर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजू है। अभी एक मंत्री का बयान आया कि जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको पैसे जो ना सीबीडीसी डायरेक्ट क्रेडिट के रूप में मिलेगा और इससे जो है जमाखोरी और गोरखधंधा कंट्रोल वाले जो करते हैं ये बंद हो जाएगा। तो वो सिर्फ गेहूं ही खरीद पाएंगे, अनाज राशन ही खरीद पाएंगे, जिसके लिए पैसे अलॉट हैं वही होगा। तो आप पहले तो ये हुआ, फिर सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा कि आप को यही पैसा मिलेगा, सीबीडीसी वाला डायरेक्ट क्रेडिट। मतलब उसको आप नोट रुपया जो है एटीएम से नहीं निकाल सकते हैं, बस वो ऑनलाइन ही चलता रहेगा। जो पैसा ऑनलाइन है मोबाइल में वही चलता रहेगा। तो पहला ये क्वेश्चन है कि जो मोबाइल चलाने नहीं जानेंगे उनका क्या होगा? बूढ़े पुराने लोग, उनका क्या होगा? क्या मोबाइल खरीदना कंपलसरी होगा? रिचार्ज खरीदना करना कंपलसरी होगा? अभी तो रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, बस कार्ड है, कार्ड से जाके फिजिकल कार्ड है उससे आप राशन ले लेते हैं, लेकिन तब क्या होगा? और दूसरा है कि धीरे 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 करके जो ये सबको कंपलसरी हो जाएगा। अभी ये टेस्टिंग मोड में है कि राशन कार्ड होल्डर को राशन मिलेगा। जब हम लोगों के सबके पास 140 करोड़ के पास सीबीडीसी वाला ही पैसा होगा, पैसा वही लेन देन होगा, तो फिर जोमेटो ब्लिंकिट जो आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगा जो हम डिसाइड कर रहे हैं। फ्री व्हील नहीं रहेगा कि आप अपनी मर्जी से क्या लेना चाहते हैं। वो जो बताएंगे, जिस दुकान से जिस आइटम को बेचना चाहते हैं वही घर तक आएगा। धीरे धीरे करके ये प्रोग्रामेबल मनी हो जाएगा। मतलब कि राशन में कितना खर्चा करना है वो डिसाइडेड है, हेल्थ पे कितना खर्चा करना है वो डिसाइडेड है, कहाँ ट्रीटमेंट करना है ये डिसाइडेड है, कितना दूर तक ट्रेवल करना है, पेट्रोल डीजल में कितना खर्चा करना है वो डिसाइडेड है, एजुकेशन में कितना खर्चा करना है वो डिसाइडेड। मतलब 1 लाख रुपया अगर सैलरी मिला आपके अकाउंट में है, वो कहाँ कहाँ खर्चा करना है वो डिसाइडेड है। और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा। ये प्रोग्रामेबल धीरे धीरे करके बाद में होगा। ये अभी माइक टेस्टिंग फेज में है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। एक सवाल ये आता है कि हम लोग जब रुपया की लड़ाई लड़ते हैं, ये बोलते हैं कि रुपया जब ये कागज नहीं चलते थे, ये 1934 के पहले जब कागज नहीं चलते थे तो ये रुपया चलता था। ये था 10 रुपया, सोने के सिक्के को 10 रुपया और चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। आरबीआई ने 1934 धारा 26 में लिखा, ये सिक्का मुझे दे दो और ये वचन ले लो रुपये का। ये रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, रुपया ये है। इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये जब लौटाओगे आरबीआई और बैंक को तो ये सिक्का दे दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आरबीआई 1934 धारा 26 में बोल रहा है कि जब भी ये कागज लौटाओगे, वचन लौटाओगे, प्रोमिस लौटाओगे, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड ये लौटाओगे तो ये लौटा दूंगा। ये लीगल टेंडर है किसका? गोल्ड का। जैसे रजिस्ट्री पेपर होता है, लीगल टेंडर ऑफ प्लॉट, जमीन का वो रजिस्ट्री पेपर है। आकाश का नहीं है, कुआं पानी का नहीं है रजिस्ट्री पेपर, वो जमीन का लीगल टेंडर है। उसी तरह ये रुपया जो है लीगल टेंडर है। 10 रुपये का नोट लीगल टेंडर है किसका? जो सोना जमा किए थे। तो लोग को क्वेश्चन होता है कि उस समय जब विरोध नहीं किए तो आज क्या हो जाएगा? उस समय विरोध नहीं किए क्योंकि लोगों के पास ये कागज था ही नहीं, सोना सोना था घर में और किसी को कोई मतलब नहीं था। उदाहरण के तौर पे एक गांव में 36 बिरादरी होते थे और आपस में ही लेन देन करते थे। तुम क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठ के, दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास में बैठ करके नियम क्या बना रहे हो? गांव वाले को इससे कोई मतलब ही नहीं था। और शहर इतने बड़े बड़े नहीं थे, छोटे शहर, जो भी शहर थे इतना विकसित तो था नहीं। आज से 50 60 साल 100 साल का पहले की बात कर रहा हूं। तो ये गांव में जो है था ही नहीं। आज भी ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां सब कुछ जो है गांव से ही हो रहा है और जीवन यापन चल रहा है। रुपये का लेन देन ज्यादा नहीं है, जो सब्जी हो रहा है वही खा रहे हैं, जो फल हो रहा है वही खा रहे हैं, बाहर से कुछ मंगाते नहीं, रुपये का लेन देन नहीं है। तो उस जमाने में कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि जरूरत ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये पैसा आरबीआई छाप के यूं ही देता चला गया कंपनी को, और कंपनी धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू हो गया। लोगों को पैसे का क्या जरूरत पड़ा? कब जरूरत पड़ा? जब उनको टेलीविजन खरीदना है, और टेलीविजन खरीदना है तो दुकान में यही पैसा चलेगा, वो अनाज तो लेने के लिए रेडी नहीं है। बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, शहर की तरफ भागे और ये रुपया शहरों में चलना शुरू हुआ। ठीक उसी तरह से कहते हैं कि उस समय विरोध नहीं हुआ। इसलिए विरोध नहीं हुआ कि ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को इसका जरूरत नहीं था। जिसको जरूरत था वो फंसे, वो नौकरी किए, इसको एक्वायर करने के लिए अपने गांव को छोड़ा, नौकरी किया और पैसा धड़ल्ले से उसको मिलना शुरू हुआ, ज्यादा मिलना शुरू हुआ। किसान जितना कमाता है नौकरी में ज्यादा देना शुरू किया, क्योंकि यूं ही छाप रहा है वो, यूं ही आरबीआई छाप के सबको दे रहा है। तो अब ये सवाल होता है कि अभी सीबीडीसी जैसे डायरेक्ट क्रेडिट कर रहे हैं तो अभी कोई ज्यादा विरोध तो नहीं हो रहा है। राशन कार्ड होल्डर को देना है, ठीक है, या सरकारी नौकरी वाले को शुरू कर देंगे। तो कितने लोग हैं? ये परसेंट है, 1% 2% लोग हैं। तो इतने को दिया जाएगा तो बाकी लोग चुप हैं।
पर धीरे 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 करके ये संख्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब सबको हो जाएगा, टाइम लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकता है। जब सबको सीबीडीसी में ला के इस कागज को हटा दिया जाएगा, उसके बाद टोटल कंट्रोल का दौर आएगा। और ये सारी बातें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से डावोस में जो सब माफिया मिलता है, आप एक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सारी बातें वो बोल के रखा है। मोगेम्बो का कहना है कि मैं कह के लूंगा, बता के करूंगा जो भी करूंगा, तो बता देता है वीडियो में कि क्या करने वाला हूं। ठीक है, जो आप टेलीविजन पे देखते हैं, टीवी मीडिया रिंगटोन में, डावोस में लाल कारपेट बिछा, इधर से हवाई जहाज आया, उधर से आया, ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे मेलोडी चॉकलेट खिलाया, ऐसे माला पहनाया, ये सब बाहर बाहर का बात है। अंदर क्या बात होता है ये कभी बताया टेलीविजन पे? नहीं बताया। इसके लिए आपको अंदर क्या बात होता है, तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे जाएंगे तब पता चलेगा क्या होता है। वो चाहता है टोटल कंट्रोल, और क्या खिलाना है। एक डब्बा आएगा ब्लिंकिट जोमेटो से, उसके अंदर जो होगा वही खाना है। आप यहीं चिकन बिरयानी, छोले भटूरे और ये सब ऑर्डर करा रहे हो, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, नहीं, वो सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, और एक आइटम जो उसको खिलाना है मोगेम्बो को, जो 7 समंदर पार बैठा है, वही आएगा। टोटल कंट्रोल बोलते हैं इसको। यू विल ओन नथिंग, यू विल हैप्पी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुम हैप्पी होगे। हम लोग रजिस्ट्री पेपर करते हैं ना इसका, प्लॉट का, तो रजिस्ट्री पेपर ई रजिस्ट्री में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो ई रजिस्ट्री किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मेरे जैसे बोलने वाले लोग, आपके जैसे बोलने वाले लोग, वो ई रजिस्ट्री किसी को भी ट्रांसफर किया जाएगा, कर दिया जाएगा, बोलेगा अब से ऑनर वो है। ई रजिस्ट्री का धीरे 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 करके टाइट करता चला जाएगा। हर कुछ, आपका टीवी, फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, जो भी संपदा है घर में, सबका डिजिटल टोकन बनेगा, डिजिटल टोकन। और वो डिजिटल टोकन किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है जो बगावती लोग हैं। आपके घर पे आएंगे रोबोट, बोलेंगे वॉशिंग मशीन निकालना है, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है डिजिटल टोकन में। अब आपका ऑनरशिप यहाँ पे नहीं है, कहीं और हो जाएगा। यू विल ओन नथिंग, यू विल हैप्पी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, सर्च कीजिए, हजारों वीडियो आएंगे। तो धीरे धीरे चीजों को समझना है। और ये जो इस पे कागज पे लिखा हुआ है प्रॉमिस गवर्नर का, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ये लौटाओ और ये मांगना शुरू करो। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ 10 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि एक एक रुपये चांदी के सिक्के को 10 दे सकते हैं वो, या आधा आधा तोला का जो 50 8 आना होता है, 4 आना भी होता है, 8 आना भी होता है, 8 आना करके 20 दे सकते हैं। इसीलिए लिखा है सम ऑफ 10। भाई सिक्का नहीं है बैंक में, एक सिक्का नहीं है, एक तोला नहीं है, ये लिया तो था और अभी है ही नहीं। 50 50 50 8 आना करके है, तो वो 20 सिक्का दे देंगे। इसलिए इसमें सम ऑफ लिखा है। अगर एक एक चांदी का सिक्का है तो सोने का सिक्का नहीं है, तो 10 सिक्का देंगे तो भी मान्य होगा। मान्य होगा ही, क्योंकि 1 रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे और 10 रुपया सोने के सिक्के बोलते थे। तो चांदी का सिक्का 10 भी देंगे तो भी आपको मान्य होगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। सम ऑफ 10 रुपीज मतलब कुछ भी दे सकता हूँ, 4 आना का दे सकता हूँ, एक एक आना का भी सिक्का इतना दे सकता हूँ, सब मिला करके जो 10 रुपया होगा। इसीलिए इसमें लिखा है सम ऑफ 10 रुपीज। और इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक बांग्लादेश, रिजर्व ऑफ भूटान, उसके नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल बैंक, गारंटीड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी सब पे राज करता था। सारे देश थे और सेंटर में था ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया, उसको बोलते थे द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस कागज पे भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां है, दिल्ली वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां है। ज्यादातर नोट पे, सारे कंट्री के नोट पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आपको मिलेगा, सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो। लेकिन अब नाम चेंज हो गया, ब्रिटिश इंडिया पहले था, उसके बाद वो कुछ यहूदी गुंडा फैमिली है जो ये थिंक टैंक ऐसा करते हैं, वहां से शिफ्ट करके अमेरिका चला गया, अमेरिका से शिफ्ट करके इजराइल आ गया। हो सकता है ज्यादा लोग जागरूक हो जाएंगे कि इजराइल इजराइल इजराइल, यहूदी वो गुंडा फैमिली सब कंट्रोल करना चाहता है, तो वहां से हट करके चाइना चला जाएगा। हो सकता है वहां जब बदनाम हो जाएगा वहां से छोड़ के इंडिया आ जाएगा। तो ऐसे आप चक्र में फंसते रहेंगे कि भाई कर कौन रहा है, इंग्लैंड का नाम बोल रहे हो, इंग्लैंड तो खुद बर्बाद हो गया। वो कुछ गुंडा फैमिली, देश नहीं, पूरा इजराइल नहीं, कुछ गुंडा फैमिली, कुछ यहूदी थिंक टैंक वो ऐसा कर रहा है। तो अभी जो सीबीडीसी चल रहा है इसका पूरी तरह से विरोध करना है, नहीं लेना है। जो पहले से चल रहा है वही चलना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट करना बंद करो कि सारा आधार का डाटा जो है इजराइल के पास है। 140 करोड़ के लोगों का डाटा वहां है। सिर्फ अपना बात नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हर जगह पे आईडी बना हुआ है और सबका डाटा सर्वर जो है
इजराइल के पास है। तो जब आधार अपडेट होता है तो पूछो कि इसका सर्वर कहाँ है, मैं क्यों अपडेट करूं, मेरा सर्वर मेरे पास है ही नहीं। अगर विंडो पे कुछ भी चल रहा है, विंडो पे माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ भी चल रहा है तो उसका सर्वर बिल गेट्स माफिया के पास है। अगर iOS एप्पल पे कुछ भी चल रहा है तो उसका भी सर्वर अमेरिका में है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल में जो चल रहा है एंड्रॉयड, वो भी अमेरिका में है, इजराइल के पास है सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, अपना इंडिया का कोई सर्वर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। तो जब सब कुछ उसके पास है तो हम अपना डाटा वहां क्यों दें? क्या हम पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? हमारे भारत का संप्रभुता का कोई मोल नहीं है? अगर नहीं है तो खुल के बोलो कि नहीं है, हम गुलाम है। तो फिर वो 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं। पूरी तरह से गुलाम है, सरेंडर कर दो। जैसे ऊपर के सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, हम लोग भी 140 करोड़ लोग सरेंडर कर देते हैं। तो विरोध करना है, ये प्रॉमिस लौटाओ और ये मांगना शुरू करो, और सीबीडीसी का विरोध करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सारी बातें बेहतरीन ढंग से समझना है तो 2 किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। किताब का नाम है उल गुलान, लूट की व्यवस्था उल गुलान। स्वदेशी हट.com पर जाकर के इसको ऑर्डर कीजिए। और दूसरा किताब है रुपया मूल्य का मापक श्वसन का साधन, इसको आप व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। धीरे धीरे सीखिए। जनता सरकार मोर्चा का ट्रेनिंग सत्संग हर जिले में, हर राज्य में होता है। आप नीडर इंडिया चैनल पे जाएंगे, आपको अपडेट मिलता रहेगा कि आपको कहाँ जाना है इन सब बातों को समझने के लिए। एक बात जान लीजिए, रावण और कंस और कृष्ण ये सब हो गए 10,000 साल पहले। मैं पूछता हूँ आज का रावण कौन है, आज का कंस कौन है? कौन 80 करोड़ लोग को गरीब किया? हम बात करते हैं 10,000 साल पहले का। ठीक है हमारा धर्म है सब कुछ। आज कौन कर रहा है? आज कोई माई का लाल नहीं जन्म लिया है कृष्ण और राम के रूप में जो सबको बचा सके। धीरे धीरे चीजों को समझिए। जनता सरकार मोर्चा के सत्संग में जब आएंगे तो पता चलेगा टीवी मीडिया रिंगटोन में जो दिखाया जा रहा है उससे अलग कुछ भयानक हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।